की बात करेंगे तो डिफेंस सेक्टर पर फोकस है सरकार का। रक्षा बजट को पूरी तरह से ध्यान में रखकर वित्त मंत्री ने अनाउंसमेंट करी है। बिल्कुल, जो मैं पहले भी कह रहा था कि जो अनटैप्ड एरियाज हैं और जहाँ पर जो है अब भारत की अर्थव्यवस्था उनका इस्तेमाल कर सकती है, उधर ही जोर देने की कोशिश है। डिफेंस भी एक ऐसा ही एरिया है। अभी आपको ध्यान होगा कि कुछ ही दिन पहले यूरोपियन यूनियन से एक पैक्ट हुआ, तो उस पैक्ट से एक चीज़ उभर के आई कि मदर ऑफ ऑल डील्स, मदर ऑफ ऑल डील बोला, लेकिन मेन चीज़ उसमें थी डिफेंस से रिलेटेड। एक जो है कि यूरोपियन यूनियन चूँकि अमेरिका से अलग अपनी रक्षा व्यवस्था कायम करना चाहता है, अमेरिका कह रहा खुद इस बात के लिए जोर देता है कि यूरोप अपनी रक्षा का इंतजाम खुद करे, हम क्यों जो है नाटो के जरिए और शामिल होकर के उसमें इतना पैसा खर्च करें। तो $800 बिलियन का 3 साल, अगले 4 साल के अंदर यूरोपियन यूनियन का डिफेंस के सेक्टर में खर्च करने का है। हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि यहाँ पे हम डिफेंस इक्विपमेंट्स, अगर पूरे के पूरे डिफेंस आर्मामेंट्स अगर नहीं बना पाएँ तो उसके कंपोनेंट्स तो कम से कम बना ही सकते हैं। इतने भारत की उद्योग की क्षमता है। तो इसके लिए बहुत सी चीज़ें आपको इंपोर्ट भी करनी पड़ेंगी, तो इंपोर्ट के लिए आयात शुल्क कम किया गया है। इस तरीके से मैं कह सकता हूँ कि डिफेंस पे चूँकि अपॉर्चुनिटी अब मौजूद हैं। इसके अलावा देश की अपनी रिक्वायरमेंट भी है कि जब हमें चारों तरफ से खतरे हों, चाहे वो चीन की सीमा की तरफ से, चाहे पाकिस्तान की सीमा की तरफ से, तो हमें अपनी रक्षा व्यवस्था को भी, नेपाल और बांग्लादेश में भी हालात जो है तनावपूर्ण हैं। जी, तो डिफेंस के सेक्टर में भारत को बहुत कुछ करना है और ये एक बहुत ज़रूरी एरिया था जी। और इसमें आर्थिक विकास की भी संभावना देखी जा रही है और देश की जो है रक्षा व्यवस्था को भी सुदृढ़ होने की संभावना देखी जा रही है। इसके अलावा हमारे देश की जो इंडस्ट्री है, रक्षा उद्योग का मतलब यही नहीं है कि खाली जो जहाँ पे आर्मामेंट्स बनने हैं या वो विमान बनने हैं वही सारी चीज़ें हैं। उनसे रिलेटेड सैकड़ों अन्य उद्योग होते हैं जो छोटी छोटी जो है, चाहे मेटलर्जी से रिलेटेड हों, चाहे किसी और चीज़ से रिलेटेड हों, छोटे छोटे कंपोनेंट से रिलेटेड, इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड, उनके आईटी सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, उन सारे सेक्टर्स को बढ़ावा मिलता है जी। तो जब हम बात करते हैं कि डिफेंस इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए कोशिश की जाएगी, इस बजट के माध्यम से उसको मदद दी जाएगी, तो इस सारे जो जुड़े हुए एंसिलरी सेक्टर्स हैं उन सबको भी बढ़त मिलेगी जी। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये जैसे कि कहा भी है कि ग्रोथ रेट जो है कम से कम 6.5% की बनी रहे, तो उसके लिए जो अवसर उपलब्ध थे उनको टैप करने की कोशिश की गई है। मैं तो इस रूप में इस बजट को देख रहा हूँ। आम आदमी को सचमुच में कोई राहत ऐसी खास नहीं है। बिल्कुल। मित्तल सर, कहते हैं सबसे बड़ा रुपया, लेकिन रुपया तो कमज़ोर पहले ही था और इस बजट के बाद उम्मीद ऐसी लग भी नहीं रही कि डॉलर के मुकाबले कहीं स्टैंड कर पा रहा है। मैं समझता हूँ कि थोड़ी बहुत कमजोरी और देखी जा सकती है रुपए में। अब ये देखने वाली बात है कि ये 93-94 तक पहुँच पाता है। मेरा अपना अनुमान है कि इस वर्ष में 94 तो ज़रूर टच कर सकता है जी। ललन प्रसाद सर भी है। सर, यही सवाल आपसे, क्योंकि रुपए में जो गिरावट अब तक देखी जा रही थी, बार बार क्रिटिसिज्म यही मिल रहा था कि रुपया कमज़ोर हो रहा है, रुपया कमज़ोर हो रहा है, सरकार कोई सख्त कदम नहीं उठा रही। फिर एक उम्मीद ये थी कि शायद बजट से कुछ ऐसे ऐलान होंगे कि रुपए को मजबूती मिलेगी, लेकिन सेंसेक्स धड़ाम, निफ्टी धड़ाम, सोने चांदी के दामों में भी गिरावट दर्ज की गई है। अब ऐसे में रुपये को कहाँ स्टैंड करता हुआ देखेंगे आप सर? मैं देखिए, ये तो सीरियस मामला है। रुपया काफी नीचे जा चुका है और मुझे लगता है कि 100 रुपए तक चला जाएगा एक डॉलर पर जो स्थिति है। क्योंकि पहली बात तो ये है कि जो FII का इन्वेस्टमेंट गिरता जा रहा है और जो वो शेयर बेचते जा रहे हैं इंडियन, तो उसकी वजह से ये मार्केट हमारा, रुपया हमारा नीचे गया। एक तो बहुत बड़ा कारण उसका ये था। दूसरी ये कि सेंट्रल बैंक्स सारी दुनिया में इस समय सोना खरीदने में लगे हुए हैं। उसने भी करेंसी को डिक्लाइन कर दिया। तो हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि रुपया कैसे आगे बढ़े, और रुपये को आगे बढ़ाने का खैर एक तरीका तो ये कि हम अपनी इकानमी को बूस्ट करें, जो हम कर रहे हैं, और ग्रोथ रेट आगे जा रहा है, तो इससे रुपया स्ट्रांग बना हुआ है। जो भी स्ट्रेंथ रुपये की, इसलिए कि हमारी इकानमी ग्रोइंग इकानमी है।
लेकिन जो स्थिति इस समय पैदा हो गई है सोने की कीमतों की वजह से और सोने की खरीद की वजह से और FIIs के बेचने की वजह से और इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट गिरने से, तो इसकी वजह से रुपया और गिरेगा और इसको संभालने की जिम्मेदारी अब रिजर्व बैंक पर ज़्यादा है। उन्होंने इन्फ्लेशन पर तो अच्छा कंट्रोल किया रिजर्व बैंक ने और सरकार ने मिलकर, लेकिन उसका भी असर रुपए पर नहीं पड़ा और रुपए की कीमत ऐसे ही गिरती चली जा रही है। तो इसके लिए सरकार को कुछ सेक्टर्स में अपने सेक्टर्स की स्ट्रेंथ बढ़ानी पड़ेगी, मैन्युफैक्चरिंग की, सर्विसेज की, एक्सपोर्ट की खास तौर से, और एक्सपोर्ट में हमें और तेजी लानी पड़ेगी, चाहे वो डिफेंस एक्सपोर्ट हो, चाहे वो कंज्यूमर प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट हो, चाहे वो कैपिटल गुड्स का हो या जो भी इलेक्ट्रॉनिक गुड्स वगैरह जो हम एक्सपोर्ट करते हैं। जी सर। इन सब के एक्सपोर्ट में तेजी लानी पड़ेगी, क्योंकि ट्रेड बैलेंस हमारा बहुत गिरता जा रहा है, अनफेवरेबल होता जा रहा है। तो ये ट्रेड बैलेंस का अनफेवरेबल होना और इन्वेस्टमेंट में कमी होना और गिरना और इस तरह की जो सिचुएशन पैदा हो गई है सोने की कीमत, इन सबको मिलाकर एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन पैदा हो गई है जिसकी वजह से इंडियन करेंसी नीचे जा रही है। सर इसके लिए सरकार को एक तरफ और आपका ध्यान ले जाना चाहूंगी सर, फिस्कल डेफिसिट जो था वो 4.3% जो रिकॉर्ड किया गया था इकोनॉमिक सर्वे में। अब जो सरकार ने ऐलान किया है, चाहे लखपति दीदी की योजना की बात कर ले, अन्य योजनाओं की बात कर ले, ऐसे में कितना बोझ सरकार पर और पड़ता आप देख रहे हैं और अर्थव्यवस्था को भी कितना तैयार देख रहे हैं सर इस बोझ को झेलने के लिए? देखिए, बजट कोई भी जब होता है तो बोझ तो बढ़ता ही है सरकार का, क्योंकि जो क्षेत्र इग्नोर्ड है या जिन क्षेत्र में डेवलपमेंट नहीं हो रहा है उनमें सरकार को पैसा तो लगाना ही पड़ेगा। अब जैसे कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज है या कैपिटल कैपेक्स में जो पैसा लग रहा है वो तो आवश्यक पैसा है। इंफ्रास्ट्रक्चर में आपको सड़कें अच्छी बनानी है, आपको हॉस्पिटल बनाने हैं, आपको जो और एनर्जी प्रोडक्शन बढ़ानी है, तो इन सब चीज़ों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है। तो इसमें तो पैसा लगाएगा सरकार को। पैसा लगाने के लिए सोर्स चाहिए, पैसा कहाँ से आएगा? वो टैक्स से करते हैं और बाकी और जो उनके सोर्सेज हैं। अब जो टैक्सेशन है, आपने देखा इस समय टैक्स में तो कोई और बढ़ोतरी या कोई कमी नहीं की, टैक्स रेट उन्होंने एज सच रखा है। GST से उनको काफ़ी पैसे मिले हैं, ये बात ठीक है, और GST का जो रियलाइजेशन हुआ है वो बहुत अच्छा रियलाइजेशन हुआ है। तो टैक्स से जो पैसे मैक्सिमम मिल सकते हैं देश से, वो तो ऑलरेडी टैक्सेशन सिस्टम से आ रहा है। जी सर। बाकी सोर्सेज में जैसे पब्लिक सेक्टर है, इनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ानी चाहिए, एग्रीकल्चरल फील्ड की प्रोडक्टिविटी बढ़ाना चाहिए। देखिए, जो इकॉनमी बढ़ती है वो प्रोडक्टिविटी से ही बढ़ती है। प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, अच्छी क्वालिटी का होगा, एक्सपोर्ट ज़्यादा होगा तो देश भी और रिच होगा और देश की इकानमी भी बढ़ेगी। तो कुल मिलाकर मैं समझता हूँ कि जो सिचुएशन है वो ग्रोथ ओरिएंटेड तो हम हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जो हमारे लेग पुलिंग के हैं फैक्टर्स। अब इस समय इंडियन करेंसी की जो प्रॉब्लम है वो इट्स अ सीरियस प्रॉब्लम। अब गवर्नमेंट कहती है कि हमने डेफिसिट फाइनेंसिंग कंट्रोल किया है। ये ठीक है कि आपने 4.5% का लक्ष्य रखा था, तो पिछले साल 4.4 हुआ और अब आप इस साल के लिए कर रहे हैं 4.3 होगा, तो ये मार्जिन पर ही है। दूसरी बात यह है कि डेट इक्विटी रेशियो बढ़ा हुआ है और डेट इक्विटी रेशियो को कम करना भी आवश्यक है सरकार को। सरकार के ऊपर जितना ज्यादा कर्ज होता जाएगा उतनी फिर आगे इकानमी के लिए परेशानी होगी। दूसरे पब्लिक बारोइंग भी इंडिया का काफी हाई है, तो इंडिया इज वन ऑफ दोज कंट्रीज वेयर पब्लिक बारोइंग इज क्वाइट हाई, डेट रेशियो इज क्वाइट हाई। तो ये प्रोसेस जो ग्रोथ का प्रोसेस है उसमें ये ठीक है कि ये चीजें बढ़ेंगी, लेकिन फिर भी उसको एक लिमिट तक हमें कंट्रोल करना पड़ेगा। बिल्कुल सर। तो गवर्नमेंट हैज टू बी वेरी सीरियस कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कैसे कम हो और ज्यादातर कैपिटल एक्सपेंडिचर ही हो, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को और कट करने की जरूरत है। बिल्कुल। जब तक कि डिसिप्लिन नहीं होगा एक्सपेंडिचर पर तब तक स्थिति उतनी नहीं सुधरेगी। बिल्कुल सर। मनीष अग्रवाल सर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, टैक्स एक्सपर्ट है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका स्टूडियो में। सर देखिए, बजट चाहे एक घर का हो या देश का, हम खर्चे को देखते हैं
कमाई को देखते हैं, उसमें बचत को देखते हैं। अब ऐसे में जब सैलरी क्लास लगातार यही उम्मीद कर रहा था कि कुछ रिलैक्सेशन मिल जाए, उन्हें रिलैक्सेशन भी नहीं मिला। साथ ही साथ अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करेंगे तो वहाँ सरकार का फोकस रहा है, एआई की तरफ फोकस रहा है। ऐसा ये आपको कितना बैलेंस्ड बजट लग रहा है मनीष सर? देखिए, जहाँ तक टैक्स पेयर्स की बात है, सैलरी टैक्स पे खास तौर से, उनके लिए तो इस बजट में कोई भी अनाउंसमेंट नहीं करी गई है। रीज़न ये है कि पिछली साल सारा फ्रंट लोड कर दिया था, मतलब इतना बड़ा टैक्स रिफॉर्म पिछली साल किया गया था कि उसके बाद इस साल उनके लिए कुछ बचता नहीं था। और अगर मान लीजिए वो 1,500 रुपये का कुछ देते भी तो उससे भी कोई फ़ायदा नहीं होता उससे, और बल्कि लोग थोड़ा डिससेटिस्फाइड ज़्यादा हो जाते। तो हमें लोग तो खैर देखो कहते ही हैं कि उन्हें चाहिए थे, एक बात भी कुछ डिमांड उठ रही थी कि जितना मिल जाए उतना कम सर। हाँ, जितना मिल जाए उतना कम, कि 24 लाख रुपए जो 30% की जो लिमिट है वो 24 लाख से 30 लाख कर दीजिए या कुछ और बात थी। बट हमें लिटरली कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी, जीरो एक्सपेक्टेशन थी और जीरो ही दिया है मैडम ने। सर कितना बैलेंसिंग है? बैलेंसिंग कितना बैलेंसिंग है? मतलब में कॉमन मैन से टैक्स लेकर डिफेंस सेक्टर तक, या फिर आप उद्योगपतियों की बात कर ले, या आप ग्रामीण मजदूरों की बात कर ले, हर वर्ग को देखें तो कितना बैलेंसिंग नजर आ रहा है आपको? ये देखिए, सरकार का जो मेजर फोकस है वो पूरी तरह इंफ्रास्ट्रक्चर पर ही नज़र आ रहा है। लेकिन अभी वो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो स्पेंडिंग है वो 12 लाख करोड़ से ऊपर की उन्होंने करी है, जिसमें लोन भी 11 लाख कुछ करोड़ का है, मतलब जो इस बार लिया जा रहा है। तो वैसे तो वो ठीक है, मतलब अपनी जगह, लेकिन ये बजट कोई बहुत बड़ा रिमार्केबल बजट नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये जो ट्रम्प के जो टैरिफ्स हैं उनकी वजह से, और आगे जो करेंसी जिस तरह से डाउन जा रही है, और मैन्युफैक्चरिंग के अंदर जो वो करना चाह रहे हैं उसके हिसाब से कोई बहुत स्कोप सरकार के पास था नहीं, वो बहुत ज़्यादा कुछ कर नहीं पाए हैं इसके अंदर। और आप देखिए जो टैक्स जो हमारे टारगेट्स रखे गए हैं वो भी कोई बहुत रोबस्ट नहीं है उस तरीके से। 36 लाख करोड़ उन्होंने टारगेट रखा है। हालांकि फिजिकल जो डेफिसिट है वो जरूर उन्होंने 4.3 का टारगेट लिया हुआ है, इस बार वो 4.4% नेगेटिव है, मतलब जीडीपी का 4.4% जो है लॉस में है, जिसको उन्होंने घटा के 4.3 करा है। लेकिन बहुत एकदम ऐसा कोई बड़ा बजट नहीं है, बल्कि कैपिटल मार्केट को एक तरीके से पनिश करा है उन्होंने, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो फ्यूचर एंड ऑप्शंस, हालांकि फ्यूचर एंड ऑप्शंस को सरकार डिस्करेज करना चाहती है, इसीलिए टैक्सेस उसके ऊपर बढ़ाए जा रहे हैं। जो फ्यूचर्स हैं उनके ऊपर भी और जो ऑप्शंस हैं उन पे भी एसटीटी बढ़ा दिया गया है। बिल्कुल। सर लगातार हम ट्रंप के टैरिफ को लेकर लगातार बोल रहे थे कि ट्रंप के टैरिफ का असर अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। फिर जब ईयू के साथ डील फाइनल हुई तब थोड़ा सेटिस्फैक्ट्री लगा कि एक ऑल्टरनेट ऑप्शन भारत देख रहा है। फिर जब बजट आ रहा था और जिस तरह से इकोनॉमिक सर्वे में जिक्र किया गया था मदर ऑफ ऑल डील्स का, लग रहा था कि कहीं ना कहीं इकोनॉमी को बूस्ट करने वाला होगा। लेकिन क्या लग रहा है, अभी भी जियो पॉलिटिक्स का जो असर है वो भारत के बजट पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है आपको सर, और कितना? बहुत ज़्यादा आ रहा है। पिछले कई सालों के बजट में आप देखेंगे तो मैन्युफैक्चरिंग पे बहुत ज़्यादा जोर हुआ करता था। इस बार मैन्युफैक्चरिंग पे इतना ना जोर हो गया, इस बार सर्विस सेक्टर के ऊपर फिर दोबारा से जोर डाला गया है, क्योंकि जो ट्रम्प टैरिफ्स हैं या अमेरिकन टैरिफ्स हैं उनका जितना भी जोर है वो सारा का सारा मैन्युफैक्चरिंग आइटम्स पर है। लेकिन जो सर्विस सेक्टर है उसके ऊपर अभी वो उस तरीके से प्रभाव नहीं डाल पाए हैं, क्योंकि वो उनकी भी बैकबोन है। देखिए, उन्होंने जो टैरिफ लगाए हैं और जो उनके ऊपर इफेक्ट आ रहा है वो सिर्फ थोड़ा सा जो है, आप देखिए कि जो टेक्सटाइल, फुटवेयर और लेदर आइटम्स जो है वो हमारे लेबर इंटेंसिव आइटम है, उनके ऊपर उन्होंने ज़्यादा कोशिश करी है ताकि वो हमारे जो छोटे कामगार हैं उनको इफेक्ट कर पाए। लेकिन अब उन्होंने मेडिसिन के ऊपर नहीं लगाया, क्योंकि मेडिसिन उनको ज़रूरत है। इसी तरीके से और इस तरीके के कुछ प्रोडक्ट्स हैं जिनके ऊपर उन्होंने टैरिफ नहीं बढ़ाए हैं, और अब वो अपने आप ही प्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं, वो टेक्सटाइल अपने आप नहीं बना सकते, वो फुटवियर और लेदर आइटम्स नहीं बना सकते, या इस तरीके की जो आइटम्स हैं जिनके अंदर लेबर इंटेंसिव होती है वो अपने आप ही उसको कॉस्ट इफेक्टिवली मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते। बट मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड शिफ्ट हो जाता है, वो इंडिया से उठ के और ऐसी कंट्रीज पर शिफ्ट हो जाता है जिनके पास वो टैरिफ का बेनिफिट है। जी सर, इसी सवाल के साथ ललन प्रसाद सर के पास जाऊंगी। सर, जो जियो पॉलिटिक्स में जो सिचुएशन बनी हुई थी, हम टैरिफ को लेकर बात कर रहे थे, एक राहत थी कि ईयू जैसे 27 बड़े देशों के साथ एक ग्रुप के साथ भारत एक ऑल्टरनेट रास्ता ढूंढ रहा है
कि कैसे ही भारत की इकोनॉमी बहुत ज़्यादा प्रभावित ना हो, लेकिन जो हालात बने हैं और जिस तरह से सेंसेक्स भी नीचे आया, क्या लगता है कि बजट पर इस जियोपॉलिटिकल सिचुएशन का, ट्रंप के टैरिफ का, या फिर अब विश्व में जो हालात बने हुए हैं, चाहे रूस यूक्रेन युद्ध की बात कर ले, चाहे ईरान के साथ जो इस वक्त टेंशन चल रही है, या पड़ोसी मुल्कों में जो टेंशन चल रही है, कितना असर उसका भारत की अर्थव्यवस्था पर दिख रहा है आपको सर? नहीं, देखिए असर तो पड़ेगा ही, लेकिन भारत अपनी अपनी तैयारी इस मामले में कर रहा है, अच्छी तैयारी कर रहा है। और आप देखिए, जो हम रशिया से पेट्रोल खरीद रहे थे और खरीद के उसको रिफाइन करके फिर यूरोप के मार्केट में बेच रहे थे, और अभी भी बेच रहे हैं, हालांकि पहले से थोड़ा कम हुआ है। और जो ट्रंप ने जो शुरू में जो बात कही थी और आज तक वो कहते आ रहे हैं कि भारत रूस से बहुत कच्चा तेल खरीदता है और उसको रिफाइन करके बेचता है यूरोप के मार्केट में, और उससे बहुत इनकम करता है। तो ये तो चलता रहेगा, इसके लिए हम पीछे तो हटेंगे नहीं, क्योंकि हमारी इनकम का भी जरिया है। रूस से हमारे संबंध अच्छे हैं और हम पेट्रोल को रिफाइन करने की कैपेसिटी हमारी से अच्छी है, और जो हमारी क्वालिटी, रिफाइंड की क्वालिटी होती है, वो बहुत सारे और देशों से अच्छी है। इसकी वजह से हमारा जो रिफाइंड ऑयल है वो वर्ल्ड मार्केट में अच्छी कीमत में जाता है और कंट्री चाहते भी हैं खरीदना। और अब जब यूरोपियन मार्केट के साथ हमारा ट्रेड डील हो गया है, तो ये भी डर जो हमारा लगभग खत्म हो गया है कि जो ट्रंप हमें धमकी दे रहे कि रूस का तेल आप मत खरीदो और ये मत करो। दूसरी बात यह है कि जो जियो पॉलिटिकल सिचुएशन है, उसमें बहुत सी ऐसी चीजें हैं कि जिसे हमें अपने ध्यान में रखना है। देखिए, जो बड़ी बड़ी कंट्रीज हैं, एडवांस कंट्रीज हैं, वो हमारा स्क्रू टाइट